बात करेंगे संभल की, जहां आज कल्की मंदिर का एएसआई सर्वे जारी है। कल्की मंदिर में एएसआई की टीम पहुंची हुई है, सर्वे लगातार किया जा रहा है। एएसआई की टीम यहां पर कल्की मंदिर का सर्वे कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लगातार संभल में ये सर्वे की जो प्रक्रिया है वो जारी है और आज यहां कल्की मंदिर पहुंची है एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए। वहां पर हर चीज को बारीकी से देखा जा रहा है, प्रतिमाओं को देखा जा रहा है, जो भगवान की मूर्तियां हैं वहां पर दीवार पर किस तरह की नक्काशी की गई, चित्रकारी की गई है, वो तमाम चीजें यहां पर देखी जा रही हैं। और एएसआई की टीम सर्वे के लिए मंदिर का बारीकी से निरीक्षण कर रही है। कार्बन डेटिंग मंदिर में कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया जारी है। कितना पौराणिक इतिहास है इस मंदिर का, उसको लेकर एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए यहां पर पहुंची हुई है। कल कार्तिकेय मंदिर पहुंची थी एएसआई की टीम और आज संभल के कल्की मंदिर पहुंची हुई है। कितना प्राचीन ये मंदिर है और इसके इतिहास से जुड़ी हुई अलग अलग जानकारी हासिल करने के लिए यहां पर एएसआई की टीम पहुंची हुई है। तो संभल में जो आज एएसआई का ये सर्वे हुआ है कल्की मंदिर का, उसकी जानकारी दी एसडीएम वंदना मिश्रा ने। ये स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम थी और इन्होंने कूप देखा है, उसका काल निर्धारण किया जाना है, प्राचीन कूप है, उसी के लिए यहाँ पर है। उन्होंने कूप देखा है, मंदिर का दर्शन किया है। मंदिर में दीवारों पे ऊपर की तरफ भित्ति चित्र है जो खराब हो रहा है, तो उसको भी उन्होंने देखा। कौन सा मंदिर है ये कल्की विष्णु मंदिर। कितनी देर यहाँ टीम मौजूद रही? अभी 10-15 मिनट। तो संभल के कल्की मंदिर में एएसआई सर्वे के बाद मंदिर के पुजारी का क्या कहना है, सुनते हैं। कौन से मंदिर के रहते हैं? इसी मंदिर के क्या नाम है मंदिर का? कल्की विष्णु मंदिर। देख के चले गए बस। क्या क्या देखा यहाँ? ये मंदिर देखा, जहाँ आप खड़े हुए हैं ये देखा, ऊपर का गुम्बद देखा, अंदर का देखा और बाहर का कुआं देखा। इसमें नक्शे में नक्शा देखिए संभल का, उसमें 1000 वर्ष पुराना है, उसमें ये दिखाया गया है। उसमें इसका नाम मनुश्री कल्की मंदिर है। कितनी देर रुकी थी? कहाँ ज्यादा 5-7 मिनट। तो जो मंदिर के पुजारी हैं उनको आपने सुना कि क्या कुछ देखा एएसआई की टीम ने, उसके बारे में बताया। मंदिर कितना पुराना है उसका भी उन्होंने जिक्र यहाँ पर किया कि जो नक्शा है संभल का उसमें भी ये मंदिर है, इस मंदिर की मौजूदगी उस नक्शे में भी नजर आती है। और आप तस्वीरें उस समय की देख रहे हैं जब एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंची थी। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आज एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची कल्की मंदिर और कल कार्तिकेय महादेव मंदिर का सर्वे किया गया था। दोनों ही मंदिरों में एएसआई की टीम ने सर्वे किया, मंदिरों का इतिहास जानने के लिए, कितने प्राचीन ये मंदिर हैं और उनके पौराणिक इतिहास को जानने के लिए भी एएसआई की टीम का ये सर्वे किया जा रहा है। और संभल से हमारे साथ हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। उबैदुर, कल कार्तिकेय मंदिर और आज कल्की मंदिर, कितने घंटों तक एएसआई की टीम मंदिर परिसर में मौजूद रही? सर्वे के दौरान क्या कुछ देखा गया और क्या पाया गया? अपर्णा, देखिए जो ये पुरातत्व विभाग की टीम है ये कल से लगातार जितने भी कूप हैं, मंदिर हैं प्राचीन, उन सब का निरीक्षण कर रही है। और आज जो कल्की मंदिर में ये टीम पहुंची है तो यहाँ जो एक प्राचीन कूप है उसका निरीक्षण किया गया है और जो गर्भगृह है मंदिर का उसके कुछ फोटो लिए हैं, कूप के फोटो लिए हैं और जो पूरा चारों तरफ से देख करके उन्होंने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि कितने 100 साल पुराना ये मंदिर है, क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है। और जो प्रशासन की मंशा है वो ये है कि जो संभल है उसको तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करना है ताकि इससे यहाँ पर पर्यटन बढ़े और जो धर्म नगरी है, क्योंकि कल की अवतार जो माना जाता है कलयुग में वो संभल में ही होना है। तो यहाँ पर जो 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं, उन सबको खोज करके उन सबका जीर्णोद्धार कराना है प्रशासन की जो मंशा है। और जो एएसआई की टीम है उसको इसीलिए बुलाया गया है कि जो प्राचीनता है इन तीर्थ स्थलों की उसके बारे में सही रिपोर्ट बन सके, सही उनका डाटा इकट्ठा हो सके और उसके बाद जो आगे का एक्शन प्लान है डेवलपमेंट का वो किया जाए। तो ये टीम जो है यहाँ पर कम से कम 15 से 20 मिनट रुकी है। इसके अलावा जो यहाँ पर कूप है उसको देखा और मंदिर का गर्भगृह देखा गया। उसके अलावा जो नक्काशी है सर्वे के हिसाब से जो चीजें जरूरी है उन चीजों की तस्वीरें भी यहाँ पर ली गई हैं। उबैदुर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो संभल में वहीं जारी है बंद कुएं की खोज, यहाँ खुदाई की जा रही है। नगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत ये एक्शन लिया जा रहा है।
तो बड़ी जानकारी एक और संभल से ही आपको बता रहे हैं, जहां पर खुदाई की जा रही है। नगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत यह एक्शन लिया जा रहा है। बंद कुएं की खोज करने के लिए खुदाई की जा रही है। संभल तीर्थ के नाम से जो चल रहा है कैंपेन हमारा, इसमें हम अपने तीर्थों को, मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित रखें और कूपों को कैसे सर्वाइव करें, कूपों का कैसे खुदाई करके उसको जल संचयन, जल संभरण के साथ साथ धार्मिक हमारे जो भी परंपराएं हैं उसको कैसे पुष्ट करें, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें कूप प्राप्त हो रहे हैं, दिख रहे हैं, हम उनकी खुदाई भी शुरू करा दिए हैं। जगह जगह हम कूपों के सौंदर्यीकरण के लिए प्लान भी बना लिया है। हम कैसे कूप का सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि हमारे जो भी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो एएसआई बेहद सावधानी से ये सर्वे कर रहा है। एएसआई की टीम ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि सर्वे की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसीलिए इसके लिए गोपनीय रखना इसे बेहद जरूरी है। यही वजह थी कि कल सर्वे पूरा होने के बाद इसकी पूरी खबर सामने आई। सर्वे पर डीएम राजेंद्र पेंसिया ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। संभल में 5 तीर्थ और 19 कूपों का एएसआई ने अभी निरीक्षण किया है। इसमें जो नया मंदिर मिला है उसका भी सर्वेक्षण शामिल है। 4 सदस्य थे, लगभग 8 से 10 घंटे सर्वेक्षण किया। एक दिन पहले हमने पूरी पैमाइश करवा ली थी, जैसे कोई राउंड शेप है या किस शेप क्या है, ताकि उनको समय नहीं लगे। एएसआई अपनी रिपोर्ट देगी, वो हमें भी देगी, शासन को भी देगी, जो सर्वे रिपोर्ट के बाद जो बताएंगे उसके बाद। लगभग 24 के आसपास स्थानों का सर्वे किया है। और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। जियाउर रहमान बर्क पर खतरा मंडराया है। यह खतरा गिरफ्तारी का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। नए साल की छुट्टियों के बाद 2 जनवरी को अब सुनवाई होगी। बर्क ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की थी। संभल हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी है बर्क। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के केस में जियाउर रहमान बर्क आरोपी है। तो गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए अदालत का रुख जियाउर रहमान बर्क की ओर से किया गया था, लेकिन वो सुनवाई टल गई है। नए साल की छुट्टियां, उसके बाद 2 जनवरी को मामले में अब सुनवाई होगी। तो ऐसे में जियाउर रहमान बर्क पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। 24 नवंबर को जो संभल में हिंसा हुई थी, हिंसा के केस में आरोपी हैं जियाउर रहमान बर्क। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोइन, गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है बर्क पर? जी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संभल हिंसा के आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए एफआईआर रद्द करने के लिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले उनकी इस याचिका पर सुनवाई हो जाएगी, लेकिन आज से हाईकोर्ट बंद हो गया है। सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। 2 जनवरी से हाईकोर्ट खुलेगा, तो 2 जनवरी को कोर्ट नंबर 42 में जियाउर रहमान बर्क की अर्जी पर सुनवाई होनी है। लेकिन तब तक के लिए यह है कि अगर पुलिस चाहती है संभल हिंसा मामले में तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि अभी तक उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है और उन्हें हाईकोर्ट से कोई रेमेडी नहीं मिली हुई है, कोई राहत नहीं मिली हुई है। तो कहा जा सकता है कि जियाउर रहमान बर्क ने जो उम्मीदें पाल रखी थी, फिलहाल उन उम्मीदों को झटका लगा है। आज से इलाहाबाद हाईकोर्ट बंद हो गया है और उनकी याचिका पर अब 2 जनवरी को सुनवाई होगी। बड़ी खबर, काली कमाई के कितने कुबेर। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकायुक्त के छापे में 234 किलो चांदी बरामद हुई है। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल के घर से यह चांदी मिली है। पूर्व कांस्टेबल का नाम सौरभ शर्मा, जिसने अपने घर के अंदर चांदी की ईंट दबा रखी थी। हमारे साथ भोपाल से अंबुज पांडे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। अंबुज, जिस तरह से ये बरामदगी हुई है वो बता रही है कि ये कमाई काली है, और इस काली कमाई का इकलौता कुबेर सौरभ शर्मा नहीं है, बल्कि इसके तार कई और लोगों से भी जुड़े हो सकते हैं। बिल्कुल अपर्णा, ये बात निश्चित तौर पर मानी जा सकती है कि इस काली कमाई के का कुबेर जो है वो सौरभ शर्मा अकेला नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरीके से लगातार अलग अलग एजेंसीज कार्रवाई कर रही थी, लोकायुक्त एक तरफ कार्रवाई किया उन 2 दिन पहले सौरभ शर्मा के घर पर, जहां से अब ये जानकारी निकल कर के सामने आ रही है कि लगभग 2 क्विंटल से ज़्यादा 234 किलो
चांदी जो ज़मीन के अंदर गड़ा करके रखी गई थी वो बरामद हुए हैं। उसके साथ करोड़ों रुपए, 2 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुआ है। लाखों रुपए के अलग अलग आइटम्स, लेडीज़ पर्स बरामद हुए हैं, हीरे की घड़ियां बरामद हुई हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक छोटी मछली हो सकती है। कल इस ओर जब राजनीति की एंट्री हुई, उमंग सिंघार ने भी इस ओर इशारा किया कि एजेंसियों को बड़ी मछलियां पकड़नी चाहिए। अगर हम आप देखें कि जिस तरीके से गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात एक लावारिस इनोवा कार की जानकारी जब इनकम टैक्स को लगी और उसमें जाकर के देखा सारी गया कड़ियों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा और कौन मास्टरमाइंड हो सकता है उस तक पहुंचने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। अब बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं दिल्ली में शराब घोटाला मामले पर। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाला केस में ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी, केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने ईडी को ये अनुमति दे दी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने को लेकर परमिशन मांगी थी और एलजी-वीके सक्सेना ने ये मंजूरी दे दी है। बहुत बड़ी खबर दिल्ली से इस समय की आपको बता रहे हैं। शराब घोटाला केस में अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकेगा। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारे साथ दीपक रावत न्यूज रूम से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे इसी खबर पर। दीपक, इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है। खबर इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर भी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार प्रचार कर रहे हैं, उनकी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और उस बीच इस खबर का आना कि मुकदमा चलाए जाने की अनुमति उपराज्यपाल ने ईडी को दे दी है, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार पिछले 2 सालों से जाँच चल रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तक हुई, वो करीबन 6 महीना जेल में रहे, उसके बाद बाहर आए। और अब ऐसे वक्त में जब अरविंद केजरीवाल बाहर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उनकी पूरी पार्टी लगी हुई है और अगर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी जाती है तो ईडी इस पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। यानी कि अब सीधे तरीके से ईडी के ऊपर है कि इस चार्जशीट को जिस तरीके से उन्होंने पीछे भी फाइल किया है उसमें आगे क्या कार्रवाई करते हैं, ट्रायल किस तरीके से चलता है। लेकिन इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि पिछले 2 साल से जांच चल रही है, कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई, कई बयान दर्ज किए गए, लेकिन अब तक कुछ निकला नहीं। कहीं से कोई पैसे की बरामदगी नहीं हुई है, कई चार्जशीट फाइल की गई हैं, कई सारी अनियमितताएं जो हैं कोर्ट के सामने रखी गई हैं, उसके बावजूद भी इसमें कुछ नहीं निकला। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले इस तरीके से फंसाने की कोशिश है, उनको परेशान करने की कोशिश है। और आम आदमी पार्टी लगातार इसके लिए सीधा बीजेपी की केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। और इसको लेकर अब वार पलटवार आगे और भी तेज हो जाएगा। बहुत धन्यवाद दीपक रावत आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए। तो वहीं दिल्ली में इस समय सियासी गहमागहमी बहुत बढ़ी हुई है क्योंकि जो लगातार जो है तनातनी जारी, क्योंकि चुनाव होने हैं, चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही मतदाताओं के नाम पर दिल्ली में संग्राम छिड़ गया है। दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल का एक पोस्ट, जिस पर बीजेपी पर निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल ने। बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है, ये कहना अरविंद केजरीवाल का। वोटर लिस्ट से नाम काटने का खेल चल रहा है, दिल्ली में ये खेल चल रहा था, हमने खुलासा किया, बीजेपी की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। तो बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। पूरे देश में दूसरी पार्टी के वोटर्स के वोट कटवाने का खेल चल रहा है। वो पोस्ट टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है। पूरे देश में दूसरी पार्टी के वोटर्स के वोट कटवाने का खेल चल रहा है। सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दिल्ली में भी ये लोग यही कर रहे थे, लेकिन हमने पकड़ लिया। यहां बीजेपी की इस गंदी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। वहीं पूर्वांचल के वोटर्स को लेकर कल भी अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पूर्वांचल समाज के रोहिंग्या के बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है? उनको नाम कटवा के एक तरफ उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। अब आपको जेपी नड्डा का वो बयान सुनाते हैं जिसे केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव में बड़ा मुद्दा बना दिया। नड्डा ने राज्यसभा में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात कहते हुए पूर्वांचलियों का जिक्र किया था। संविधान में, इलेक्शन कमीशन में पूरा अधिकार है किसी व्यक्ति को किसी के वोट पर ऑब्जेक्शन करने का,
और ऑब्जेक्शन में रीजन देने का होता है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। दूसरी बात इसलिए इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली का दंगल दमदार होता जा रहा है। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग को साधने की बिसात बिछाई जा रही है। दिल्ली में बीजेपी ने घुसपैठ के मुद्दे को उठाया तो आम आदमी पार्टी ने इसके तार पूर्वांचलियों से जोड़ दिए और अब इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। जेपी नड्डा जी ने दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली समाज का रोहिंग्या, घुसपैठिए और बांग्लादेशी लोगों के साथ तुलना की थी। पूर्वांचली हमारा आन बान शान है। संविधान ने पूर्वांचल पर जो दंगल संसद में गूंजा था वो 3 दिन बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में दस्तक दे चुका है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज संजय सिंह और अवध ओझा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। अवध ओझा पूर्वांचल से हैं और संजय सिंह ही संसद में पूर्वांचल मुद्दे के केंद्र में थे। इन दोनों की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पूर्वांचलियों के अपमान के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पूर्वांचल समाज के रोहिंग्या के बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है? उनको नाम कटवा के एक तरफ उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई ही थी कि कुछ मिनट बाद बीजेपी कैमरे पर आई, आपके आरोपों का पोस्टमार्टम किया और जिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप घेर रही है उनका पटना कनेक्शन सामने रखा। अरविंद केजरीवाल जी रोहिंग्याओं के लिए बंगला बनाने का काम करते हैं, रोहिंग्याओं को लाके बसाते हैं, रोहिंग्याओं को अपना वोट बैंक बनाते हैं। नड्डा जी का जन्म पटना में हुआ। नड्डा जी पूर्वांचली है। नड्डा जी पटना में पढ़े। जितना बिहार को नड्डा जी समझते हैं, पूर्वांचल को समझते हैं। आपको क्या लगता है नड्डा जी कंपेयर कर रहे थे? आप और बीजेपी जिस पूर्वांचल वोटर का हितैषी बनने की कोशिश में है, अब दिल्ली में जरा उसका सियासी दम भी देख लीजिए। दिल्ली में 1,50,00,000 से ज्यादा वोटर हैं। इनमें से करीब 30% यानी 46 लाख वोटर पूर्वांचली हैं। पूर्वांचली वोट बैंक करीब 29 सीटों पर असर डालता है। 2020 में आपको इनमें से 24 सीटों पर जीत मिली थी। दरअसल राज्यसभा में वोटर लिस्ट में नाम कटने का जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने रोहिंग्या का मुद्दा उछाला था। लिस्ट से हटे नाम से कथित पूर्वांचली नाम को हाईलाइट कर आप आक्रामक हो गई थी। हिम्मत कैसे हुई आपकी? दिल्ली में पूर्वांचली वोटर विधानसभा चुनाव में आपको वोट देता रहा है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी के पक्ष में रहता है। बीजेपी इसे विधानसभा में जोड़कर कमल खिलाना चाहती है। आने वाले दिनों में बीजेपी पूर्वांचलियों से जुड़े कई आयोजन करने वाली है, तो आपने भी जवाबी मोर्चा खोल दिया है। तो जोरों से हो रहा है सियासी वार पलटवार। तो दिल्ली चुनाव में भी आम्बेडकर मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। आज बाबा साहब के नाम बड़ी घोषणा करेंगे अरविंद केजरीवाल। दोपहर 1 बजे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बाबा साहब के सम्मान में बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं, ये पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है और दोपहर 1 बजे वो एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए बीजेपी ने 70 सीट के लिए करीब 230 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की है। हर सीट के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं जो पैनल को भेजे जाएंगे, जिसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति इन नामों में से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अगले हफ्ते कर सकती है, ऐसी उम्मीद है। ये 3 नामों के पैनल तैयार किए गए, इनमें से एक नाम फाइनल किया जाएगा। 2014 के बाद से जिन राज्यों में बीजेपी कमल नहीं खिला पाई है, उनमें दिल्ली एक है। 26 साल के लंबे इंतजार को बीजेपी अब विराम देने की तैयारी में है, लेकिन इस बार भी बिना चेहरे के मैदान में उतरने की तैयारी है, जिसे आम आदमी पार्टी बिना दूल्हे की बारात बता रही है। दिल्ली बीजेपी प्रभारी बैजयंत पांडा, 7 मौजूदा सांसद, पूर्व सांसद और संगठन के कद्दावर नेता जुटे। चुनाव समिति की पहली बैठक हुई और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के किले को ढहाने पर चर्चा हुई। लेकिन केजरीवाल के सामने कौन का जवाब बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में तलाश रही है?
दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर बीजेपी ने बड़ा निर्णय लिया है। बीजेपी ने फैसला किया है कि बिना चेहरे के वो चुनाव मैदान में जाएगी। भाजपा आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार को ही मुख्य मुद्दा मानने वाली है और इसी पर उसका फोकस रहने वाला है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसका जवाब आम आदमी पार्टी पहले से ही बीजेपी से पूछ रही थी। फिर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे दोहराया है। तो ये तो बिना दूल्हे की बारात है। क्यों नहीं दे रही है? उनसे पूछो कि भाई आप किसके नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हो, कौन होगा, अगर कौन जिम्मेदारी संभालेगा, उनसे पूछिए। आप दिल्ली के लोग जानना चाहेंगे, दिल्ली के लोगों का हक बनता है जानना। जनता के पाले में गेंद फेंक कर आप केजरीवाल वर्सेस कौन के जरिए अपने चुनावी कैंपेन को धार दे रही है। इस नैरेटिव का फायदा केजरीवाल को पिछले चुनाव में मिल चुका है। 2020 में बीजेपी ने चेहरे का ऐलान नहीं किया और उसे हार मिली। 2015 में चुनाव से ठीक पहले किरण बेदी पर दाव खेला जो कारगर नहीं रहा। 2013 में हर्षवर्धन के चेहरे पर बीजेपी लड़ी थी और सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी उन्हीं सवालों का सामना कर रही है जिसे लोकसभा चुनाव में वो विपक्ष से पूछती है। भाजपा के पास फेस है ही नहीं। दूल्हा कौन है भाजपा बताए तो सही। इनके पास ना 70 कैंडिडेट हैं, ना सीएम फेस है, ना दिल्ली के लिए कोई विजन है, ना दिल्ली के लिए कोई प्लान है। बस एक ही चीज है, केजरीवाल को गाली निकालो, केजरीवाल को बदनाम करो। बिना चेहरे के बीजेपी को पहले ही दिल्ली में नुकसान हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और फिर हरियाणा, महाराष्ट्र में सामूहिक नेतृत्व से कमाल कर चुकी बीजेपी दिल्ली में इसे दोहराने की तैयारी में है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने पर यह बड़ी खबर है। सरकार को बदनाम करने की साजिश, इसे आम आदमी पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने को लेकर ये साजिश है सरकार को बदनाम करने की। इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से ईडी को मुकदमा चलाने की अनुमति एलजी की ओर से दे दी गई है और अब इसे आम आदमी पार्टी के सूत्र सरकार को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। कहना है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव से पहले इस सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। बीजेपी दिल्ली सरकार को बदनाम कर रही है। केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और खबर पर रिएक्शन भी आ गया है। इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश बताया जा रहा है। 2 साल से जांच चल रही है लेकिन जांच में कुछ मिला नहीं है। सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए, नाम खराब करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ये खबर एक साजिश की ओर इशारा करती है। ये कहना है आम आदमी पार्टी का कि 2 साल से जांच हो रही है। शराब घोटाले में तमाम नेताओं को फंसाया जा रहा है लेकिन अभी भी किसी भी नेता के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाई एजेंसियां। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व विधायक डॉक्टर सुखबीर सिंह दलाल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर सुखबीर सिंह दलाल ने भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन की उस वक्त की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। डॉक्टर सुखबीर सिंह दलाल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। दिल्ली की नरेला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां युवक की हत्या पर पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने 2 घंटे में ही हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है। गिरफ्त में लिए गए 4 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। नरेला में हिमांशु नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। फ्लैट में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया था और 2 घंटे में ही पुलिस ने हत्या की इस गुत्थी को सुलझा लिया। 4 आरोपी गिरफ्त में लिए गए, 4 से पूछताछ की जा रही है। वहीं संसद में धक्का मुक्की कांड को लेकर राजनीति गर्म है। आज की बड़ी खबर यह है कि धक्का मुक्की में जख्मी बीजेपी के दोनों सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को अस्पताल से आज छुट्टी मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस दोनों ही सांसदों का आज बयान दर्ज कर सकती है। इसके बाद राहुल गांधी से भी पूछताछ हो सकती है। राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज है जिसकी जांच चल रही है और दोनों ही सांसद आज अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल जाएगी और उसके बाद दोनों ही सांसदों के बयान दर्ज किए जाएंगे। संसद की दहलीज से उठा सियासी तूफान देश की सड़कों पर पहुंच गया है। कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं तो कहीं बीजेपी के समर्थक। पहले बात कांग्रेस की करते हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है।
दिल्ली, जम्मू, पटना और देहरादून में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, राहुल गांधी पर फर्जी केस दर्ज करने के आरोप लगाए। आपको शर्म नहीं आती है? क्या राहुल कहानी यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसदों को धक्का देने का आरोप है। बीजेपी के 2 सांसद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। धक्का देने के आरोप में राहुल गांधी पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज है। रात को केस दर्ज हुआ और सुबह राहुल गांधी संसद में नजर नहीं आए। विपक्षी सांसदों ने जो प्रदर्शन किया उसमें राहुल कहीं नहीं दिखे। पत्रकारों का कैमरा सांसदों की भीड़ में राहुल को खोज रहा था। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। राहुल गांधी जब संसद में नहीं दिखे तो तरह तरह की चर्चा होने लगी। बाद में मालूम चला कि राहुल तो निजी कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली से बाहर है। चंडीगढ़ में समाचार एजेंसी ANI के कैमरे में राहुल कैद हुए। FIR पर जवाब जानने की कोशिश हुई, लेकिन राहुल ने बात नहीं की। सर नमस्कार। सर हालांकि FIR को लेकर दिल्ली में कैमरे पर प्रियंका गांधी का बयान आया है। बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। देख रहे हैं कितने डेस्परेट हो गए ये लोग कि इस तरह की फालतू के FIR लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। हालांकि राहुल के खिलाफ गुरुवार की घटना को लेकर सिर्फ एक मामला ही सामने नहीं आया, कुल 3 विवादों में राहुल फंसे हैं। पहला तो सांसदों को धक्का देने का है ही, दूसरा विवाद नागालैंड की महिला सांसद से जुड़ा हुआ है, तीसरा विवाद निशिकांत दुबे ने धमकाने का लगा दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की है। राहुल गांधी पर धमकाने का आरोप लगाया है। नागालैंड से वो आने वाली पहली महिला सांसद है, शेड्यूल ट्राइब है, और जिस तरह से वो उनके करीब गए उसका वर्णन जो है नहीं कर पाई वो, और वो खुद से रोने लगी। 70-72 साल के प्रताप सारंगी जी को धक्का देके गिरा दिया। 2001 में इस संसद पर हमला हुआ था जो पाकिस्तानियों ने किया था, लोकतंत्र के मंदिर को। लोकतंत्र के मंदिर पर कल उससे बड़ा हमला हुआ है। ज्यादा सलाह देते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे जी कभी देश के संविधान क्या है और भाजपा की नीति और RSS की नीति क्या है इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। अमित शाह को माफी मांगने के लिए नहीं कह रहे। इतनी धक्का मुक्की हो रही थी तो पप्पू यादव जी को बीच में आना पड़ा। कहाँ थे सुरक्षा कर्मी कल जब महिलाओं के साथ यह हो रहा था? मैं भी एक दलित महिला हूँ। वैसे इस पूरे विवाद में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये है कि इंडिया गठबंधन के ज्यादातर नेता उनके पक्ष में खड़े हैं। माननीय राहुल जी जैसे एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन जब जान रहे हैं कि यहाँ पर CCTV कैमरा है, चारों तरफ लोग हैं, तो कभी भी वो किसी महिला का अपमान कर सकते हैं क्या? मैं तो विश्वास नहीं करती। फिलहाल संसद का सत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन अदानी के नाम पर जो विवाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने शुरू किया, वो संसद सत्र के आखिरी दिन अम्बेडकर से होते हुए अमित शाह के इस्तीफे तक पहुंच गया है। आगे अभी ये विवाद थमने वाला लगता नहीं है।